देश में महिलाओं के 36 लाख केस पेंडिंग। ऐसा ही एक केस कोलकाता रेप और मर्डर केस का। कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़े अब तक के अपडेट्स 10 पॉइंट में समझें। 9 अगस्त की सुबह आरजी कर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थीं। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था। तब उसके गले में वही ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। शक के आधार पर उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया था, जहां वह रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय ने पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बेफिक्री से कहा कि चाहो तो मुझे फांसी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता-पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाजत मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा दिया। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। 13 अगस्त को ही कोलकाता रेप मर्डर मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने आरजी कर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की थी। बातचीत के बाद डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं, गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। 14 अगस्त की रात घटना के 5 दिन बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। उन्होंने केजीआर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। सीबीआई के सामने इस केस जुड़ी ये 3 चुनौतियां हैं। एक, घटना में शामिल लोग कितने और कौन थे? घटना की रात अस्पताल में 5 लोगों की ड्यूटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती यही पता करना होगा कि घटना में कितने और कौन लोग शामिल थे। 2, सबूत जुटाना। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटनास्थल को सील नहीं किया गया। सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया। वहां सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। 3, स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन। सीबीआई तब तक इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती है जब तक कि उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिले। ममता सरकार ने नहीं, बल्कि हाईकोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपी है। ऐसे में स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ और जांच न्यूट्रल तरीके से कर सकेगी। क्या सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है? जवाबः पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने मंगलवार को सीबीआई को एक पत्र सौंपकर दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था, उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई,
पुताई आदि कराकर सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। कोलकाता प्रशासन की प्रिंसिपल पर कार्रवाई भी सवालों के घेरे में क्यों है? जवाब: 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरे घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगों में से एक मांग संदीप घोष को हटाना भी था। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र होकर विरोध करने लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या सामने आया कि कोलकाता पुलिस पर सवाल और गहरे हो गए? जवाब: कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। पीड़िता के वजाइना से 151 मिलीग्राम सीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व छात्रा डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है उसके साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया गया है। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया है, वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता भी करने की कोशिश नहीं की है। इन्हीं वजहों से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज्यादा गहरे हो गए। क्या शुरुआत में पीड़िता के पिता को सुसाइड की बात कही गई? जवाब: 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन पर आरोप हैं कि उसने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। कम से कम 3 मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हवाले से लिखा गया कि हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने सबसे पहले फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अस्पताल पहुंचने के बाद असलियत का पता चला। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक पीड़िता के माता-पिता को शुरू में अस्पताल अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि घटना का पता चलते ही इसे दबाने की कोशिश शुरू हो गई थी। पुलिस ने 14 अगस्त को सफाई देते हुए कहा कि महिला डॉक्टर के पिता ने कंफर्म किया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी। देश में महिलाओं के 36 लाख केस पेंडिंग। पिछले एक दशक में सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न हाई कोर्ट ने दर्जनों जजमेंट देकर महिला अपराधों पर पुलिस व अदालतों को संवेदनशील होने को कहा था। ऐसे अपराधों की जांच 6 महीने की डेडलाइन में निपटाने के आदेश थे। लेकिन इसका असर न तो पुलिस पर दिखा और न ही अदालतों पर। बावजूद इसके देश में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़े हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार इस समय देश भर में 4.44 करोड़ केस विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 8% ऐसे हैं जो महिलाओं ने दायर कराए। ऐसे केसों की संख्या 36.57 लाख है। 45% केस ऐसे जिनमें कभी वकील नदारद, कहीं आरोपी फरार। इन केसों में सिविल व आपराधिक दोनों शामिल हैं। महिलाओं के 45% केस ऐसे भी हैं जिनमें कभी उनके तो कभी दूसरे पक्ष के वकील पेश नहीं हो रहे या फिर आरोपी जमानत लेकर फरार हो गए, जिसकी वजह से केस अटके पड़े हैं। इसके अलावा 7% केस ऐसे हैं जिन पर ऊपरी अदालतों का स्टे है। टॉप 5 सबसे ज्यादा पेंडेंसी। राज्य पेंडिंग केस।
उत्तर प्रदेश 7,90,938, महाराष्ट्र 3,96,010, बिहार 3,81,604, बंगाल 2,60,214, कर्नाटक 2,22,587। टॉप 5 सबसे कम पेंडेंसी राज्य पेंडिंग केस: असम 54,351, झारखंड 52,479, हिमाचल प्रदेश 34,519, छत्तीसगढ़ 33,860, उत्तराखंड 20,576। अदालतों की बार बार समझाइश भी बेअसर। मार्च 2013 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस महिला अपराधों में संवेदनशील बने ताकि वो इसमें जांच और कार्रवाई जल्द कर सके। अगस्त 2013 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे केसों की 2 से 3 महीने में जांच पूरी कराए, जल्द फैसला सुनाए। अक्टूबर 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कोर्ट का कर्तव्य है कि वे ऐसे अपराधों को गंभीरता से लें और उन्हें समय से निपटाएं। सितंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों को महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई में लंबी तारीखें देने से बचना चाहिए। अगस्त 2021 गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो महिलाएं सामने आ रही हैं उन्हें जल्द न्याय दिलाने पुलिस व कोर्ट संवेदनशील हों। 7 अक्टूबर 2023 दहेज हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि सभी अदालतें इन मामलों के प्रति संवेदनशील हों। सरकार की स्टडी में मिली केस अटकने की 6 बड़ी वजह। कानून मंत्रालय और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड द्वारा किए गए अध्ययन में केसों के अदालतों में अधिक समय तक लंबित होने के कई प्रमुख कारण सामने आए हैं। इनमें पुलिस से लेकर अदालत तक की भूमिका शामिल है। ये प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पुलिस ने चार्जशीट दायर ही नहीं की, कोर्ट में बार बार जांच का समय बढ़ाने की मांग करती रही। चार्जशीट दायर की, लेकिन दस्तावेज कोर्ट नहीं पहुंचे। चार्जशीट दायर होने के बाद निचली अदालत बार बार लंबी तारीखें दे रही हैं और जिससे आरोप तय होने में ही 2 से 3 साल का समय लग जाता है। महत्वपूर्ण गवाहों को पुलिस पेश ही नहीं कर पा रही। निचले कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे, आरोपी जमानत पर फरार, कभी सरकारी तो कभी प्राइवेट वकील पेश नहीं हो पाता।